हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हीटर का फिलामेंट है उसकी लेंथ 10% से रिड्यूस कर दी जाए तो फिर उस हीटर की पावर में कितना चेंज होगा, वो भी परसेंटेज में। तो देखो, इस क्वेश्चन को अभी तक आप कैसे करते थे मुझे नहीं पता, बट फ्रॉम टुडे आप इसको 5 सेकेंड में करोगे, ठीक है। और वो अभी पॉसिबल होगा, बस आप समझने पर फोकस करना। 5 सेकेंड के अंदर ही इसका सॉल्यूशन आप इसको क्लिक कर दोगे। देखो, आपको एक चीज़ समझनी है कि पावर और लेंथ में कोई हमें रिलेशन डायरेक्ट पता है, नहीं पता है। लेकिन पावर में एक रिलेशन पता है कि पावर जो होता है पोटेंशियल का स्क्वायर बटे रेजिस्टेंस होता है। जो इनिशियल पोटेंशियल होगा वही फाइनली होगा, यानी कि ऐसी कोई बात नहीं करी गई है। इसको कांस्टेंट अगर कंसीडर करें तो पावर जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है रेजिस्टेंस के। अब एक बात बताओ, आपने ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। यानी कि एरिया यहाँ पे एज्यूम करो कांस्टेंट और रेजिस्टिविटी तो सेम है, तो फिर वो भी कांस्टेंट। तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो उसकी लेंथ के डायरेक्ट सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है। यानी कि रेजिस्टेंस अगर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पावर हमारा लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बस यही यहाँ पे समझना था। पावर जो है वो लेंथ के, अब देखो हर बार इसको क्वेश्चन में आपको एग्जाम हॉल में निकालने की नीड नहीं है। अब आपने अच्छे से समझ लिया, अब आपको पता है, हिट कर जाएगा, पावर जो होता है वो लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें दो कैटेगरी के लड़के होंगे। इतना करने के बाद भी अभी थोड़ा और एफर्ट लगाएंगे। वो क्या करेंगे कि लेंथ 10% से घटी है, मतलब पहले एल थी, मैं बता रहा हूँ, फिर वो भी तरीका बताऊँगा 5 सेकंड वाला। 10% से घटने का मतलब जो एल है वो उसका 10% वो ऐसे करके एल में से घटाएंगे। फिर थोड़ा फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 0.9 एल लाएंगे थोड़ा कैलकुलेट करने के बाद। फिर वो करेंगे अप्रोच की परसेंटेज चेंज निकालना है, मतलब L2 माइनस L1 करेंगे, मतलब 0.9 एल में से एल घटा के और नीचे फिर L1 से डिवाइड करके फिर 100 से गुणा करेंगे, तब कहीं परसेंटेज आएगा उनका। लेकिन आपको क्या करना है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने आपको बताया कि पावर और लेंथ में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है, मतलब जिस प्रोपोर्शन में एल बढ़ेगा या घटेगा, उसी प्रोपोर्शन में अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यानी कि हमें केवल इसका परसेंटेज उठाना है। लेंथ का परसेंटेज कितना है, 10%। उसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिखा, मतलब उसका फ्रैक्शन कितना हुआ, 10% का मतलब 10/100, मतलब 1/10 हुआ। यानी कि जो लेंथ है वो 10 में से 1 घटाई गई है। यानी कि 10 में से 1 घटाने के बाद 9 बची, यानी कि इनिशियली अगर 10 थी तो फाइनली 9 बची, ठीक है। अब पावर इसका अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो 9 से 10 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, बस यही थोड़ा एक झलक देखो। अगर ये 10 से 9 हुई है तो पावर 9 से 10 होगा। तो 9 से 10 होना मतलब 9 से 10 हुआ, मतलब 1 बढ़ा। 1 कितने पे बढ़ा, 9 पे। तो 1/9 का फ्रैक्शन है, उसका परसेंटेज लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/9 को जब कट करेंगे तो 11.11 आएगा, तो लगभग 11% है। तभी ऑप्शन में अप्रॉक्स वर्ड दिया हुआ है। अब देखो, इसको उस तरीके से नहीं करना है कि L2 माइनस L1/L1 करके और 100 से गुणा कर रहे हैं। पूरी फिजिक्स में कहीं भी आपको मैंने बताया है, स्क्वायर के लिए एक चीज़ बताई है, जैसे आपका जो होता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो p² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कई लड़के तो वही परसेंटेज चेंज वाले, स्क्वायर का कहीं पे आपको रिलेशन मिले सीधा फॉर्मूला लगाओ, x + y + xy/100। मान लो अगर कहता कि संवेग अगर 50% बढ़ा है तो गतिज ऊर्जा कितने परसेंट बढ़ेगी, तो 50% उठा के यहाँ पे रख दो, 50 + 50 100 और 50 50 25, तो 125% बढ़ेगी गतिज ऊर्जा। सिमिलरली कहीं पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है, जैसे यहाँ पे था जो पावर है इनडायरेक्टली था उसके लेंथ के, तो आपको वैसे अप्रोच नहीं करना है। सीधा सीधा आपको जिस फ्रैक्शन में वो बढ़ेगा, जैसे वो 10 से 9 हुआ था तो वो 9 से 10 हो जाएगा। 9 से 10 का मतलब 1 बढ़ना, 1 बढ़ना किस पे, 9 पे। तो 1/9 करेंगे तो अप्रॉक्स 11% से इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पड़ोस में किसी ने नीट का पेपर दिया है इस बार, तो उससे जाके पूछ लेना कि इस फिनोमेना पे उसमें न्यूमेरिकल बना था। हालांकि वो टफ नहीं था, बट इसी फैक्ट से था वो न्यूमेरिकल। तो इसमें हमें ये समझना है कि इसमें वो रिलेशन था कि उसका जो वेलोसिटी होता है करंट का जो रिवर में, वो उसकी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस किससे, कॉर्नर से। तो देखो, जल में जो धारा का वेग होता है, अगर इसको लॉजिकल, अगर वो सपोज़ हमें वो नहीं भी पता है फिनोमेना, जैसा कि आपको भी नहीं पता है, वो बीएससी लेवल की बात हो जाती है, लेकिन स्टिल आपको ये तो अगर नॉर्मली आप सोचो तो जो बोट होती है वो मिड में मैक्सिमम और कॉर्नर्स पे मिनिमम, इवन बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके 0 भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है, आप याद रखना इसको, एक MCQ अगर आपके में शायद बन जाए, तो नदी में जो करंट का वेलोसिटी होता है वो मिडिल में मैक्सिमम होता है और एज किनारों पे मिनिमम होता है। एक स्प्रिंग से लटके एक पिंड का टाइम पीरियड इनिशियली T था। यदि स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में कट करा गया और एक पार्ट से सभी लटकाए गए, तो फिर जो टाइम पीरियड होगा अब फाइनली क्या होगा। 90% लड़का ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कन्फ्यूज हो जाएगा। तो देखो, आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में लिख लो।
अगर स्प्रिंग की लेंथ को n टाइम्स करा जाए, उसकी लंबाई को n गुना करा जाए, तो जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा n गुना इनिशियल का √n गुना। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे हुआ, लेकिन आप अभी लिख लो डायरेक्ट ये पॉइंट, इनसे आपका टाइम सेव होगा। और अगर n इक्वल पार्ट्स में कट करने का केस आ जाए, जैसे इसमें है, जैसे 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में, तो जो टाइम पीरियड होगा उसमें डिवाइड कर देंगे √n से, जहाँ पे n कुछ भी हो सकता है। जैसे इसी सवाल में अगर हम देखें तो n गुने वाला तो कंडीशन है नहीं, तो ये कंडीशन ख़त्म। अगर n गुना होता तब फिर ऑप्शन सी होता, लेकिन इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने आपको डायरेक्ट आपको याद करा दिया, अब आप याद रखना। कहता कि अगर 2 इक्वल पार्ट्स में कट करा जाए तो नया टाइम पीरियड जो क्या हो जाएगा उसी पे हैंग करेंगे, तो t/√2। अगर 2 गुना लंबाई करी जाए तो वो अलग चीज़ हो गई, तो फिर ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग जाएंगे। अब देखो ये कैसे हुआ ये भी आप समझ लो। जो टाइम पीरियड होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है स्प्रिंग के लिए, 2π√m/k। ठीक है, जहाँ पे ये k होता है स्प्रिंग का बल नियतांक होता है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट। अब ये किस तरह से वेरी करता है, अगर लंबाई n गुनी करी जाएगी, लंबाई n गुनी करी जाएगी तो जो नया k होगा वो k/n हो जाएगा, इसलिए वो नीचे वाला n अंडर रूट से ऊपर जाके डायरेक्ट बना देगा। उस कंडीशन में ये वाला हो जाता है। और जब n इक्वल पार्ट्स में, जैसे सपोज एक स्प्रिंग है उसका फोर्स कांस्टेंट k था और उसको अगर 3 पार्ट्स में कट कर देंगे तो फिर सभी का कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। या 2 में करेंगे तो करस्पॉन्डिंग जो होंगे वो 2k हो जाएंगे। इसलिए उस कंडीशन में फॉर्मूले में 2π√m/k होता है, तो इसलिए k के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर ये 3 गुना हो गया तो ये 1/√t टाइम्स हो जाएगा उसके टाइम पीरियड का। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या मैंने बताया। अब देखो स्प्रिंग से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन स्प्रिंग का है तो इसी के साथ एक पॉइंट और बता दूं। पॉइंट का एक क्वेश्चन ही है, सपोज ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन ये है कि एक स्प्रिंग है, उसकी लेंथ जो है इनिशियली l थी, उसको इस तरह से काटा गया कि एक पार्ट दूसरे का डबल है, या कुछ भी कह सकता है। मैं डबल कह के बता रहा हूँ आपसे, वो कहेगा कि एक पार्ट दूसरे का ट्रिपल है या एक पार्ट दूसरे का 4th टाइम्स है, आएगा ये क्वेश्चन। अगर एक पार्ट दूसरे का डबल है तो वो कहेगा जो बड़ा पार्ट है उसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो क्या होगा, या कह सकता है जो छोटा पार्ट है उसका फोर्स कांस्टेंट क्या होगा। तो जैसे l लेंथ थी और ऐसे काटा गया कि एक उसका डबल है, तो अगर इसकी l/3 होगी तो डबल वाले की 2l/3 हो जाएगी। ये यहाँ पे समझना है, l और 2l नहीं मान सकते, नहीं तो ओवरऑल 3l हो जाएगा, लेकिन हमें ओवरऑल l रखना है, तो इसलिए अगर दोनों को सम करेंगे तो नीचे LCM 3 आएगा और 2l और 1l 3l/3 मतलब l मिल जाएगा। तो याद ये रखना है। अब जैसे बड़े पार्ट का फोर्स कांस्टेंट पूछा गया है तो आपको kx हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो kl x या l एक ही बात है, हमने l कंसीडर किया है। तो देखो जो फाइनली जो पूरा स्प्रिंग था कटने से पहले k, उसकी लेंथ l = अब बड़े पार्ट का निकालना है तो इसको इक्वल कर दो, उसका हम k' मान लेते हैं जो हमें फाइंड करना है, और उसकी लेंथ कितनी है 2l/3, बस ये करना था। अब देखो l से l कट गया तो k' जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 3k/2 आ जाएगा, और जो ऑप्शन हमारा 3k/2 दिख रहा होगा उसको हम कर देंगे। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में कहता कि छोटे पार्ट्स का, तो यहाँ पे l/3 रख देते और छोटे पार्ट की आ जाती इन टर्म्स ऑफ इनिशियल k। तो इस तरह से ये स्प्रिंग के क्वेश्चन बनते हैं। और एक बात और, स्प्रिंग का जो आपका जो टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग के लिए वो जी पे इंडिपेंडेंट होता है, जी पे डिपेंड नहीं करता है। लड़का कंफ्यूज हो जाता है कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो 2π√L/g ये वाला फॉर्मूले से कंफ्यूज होने लगता है। तो आप याद रखना ये स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला 2π√m/k होता है। यहाँ आपको कहीं पे भी जी नहीं दिख रहा है, तो जो स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो जी पे इंडिपेंडेंट होता है। ये कोस मतलब एक हॉलो स्फीयर है, उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है अगर इनसाइड पूछा गया है, और याद रखना हॉलो होना चाहिए तब वहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये स्पेशल केस होता है। और अगर हॉलो नहीं है, वो आपका सॉलिड है, तो फिर रेडियस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जैसे जैसे रेडियस उसकी घटती है तो वो बढ़ता है। ठीक है, इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अर्थ का मास me है, मास ऑफ अर्थ क्या है me, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है re, जो सफिक्स में लगा होता है वो re, जैसे मून की रेडियस होती है तो rm, तो इसलिए कंफ्यूज ना हुआ करो कि ये क्या होते हैं। तो फिर जो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन g और जो कोफिशिएंट g, इनमें जो कांस्टेंट g में रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको सिंपली फार्मूला पता हो कि g का फार्मूला क्या होता है, बड़ा वाला g यानी कि जो कांस्टेंट होता है g मास ऑफ अर्थ बटे रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये फार्मूला याद है अगर, तो इधर g है जो इधर लाएंगे तो ये रेशियो हो जाएगा। तो वही हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में me/re का स्क्वायर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो फिर क्या कंजर्व रहता है।
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कोणीय संवेग केपलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h से एक सॉलिड स्फीयर है, वो जीरो से बिना फिसले लुढ़क रहा है, मतलब रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो नीचे आने पर उसकी चाल क्या होगी। बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन वहाँ पे इतनी फास्ट नहीं कर सकते हो। तो देखो आपको साइड में कैलकुलेशन दिख रही होगी, आप कंसंट्रेट करो, मैं आपको बता रहा हूँ। जो mgh है, मतलब उसकी जब वो नहीं इनिशियली जब वो विराम में था तो उसमें कुछ पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा होगी। जब वो उसने क्या करा, लुढ़कना स्टार्ट किया, तो उसके बाद जो स्थितिज ऊर्जा होगी यानी कि जो mgh होगी, पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ट्रांजिशनरी काइनेटिक और रोटेशनल दोनों में कन्वर्ट हो जाएगी। वही करा गया है। बस यहाँ पे ये याद रखना है कि जो उन्होंने कहा है कि बिना फिसले, मतलब स्लिपिंग नहीं होगी, तभी हम v बराबर आर ओमेगा लिख सकते थे। तो v बराबर आर ओमेगा से रिप्लेस किया, पूरी कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेना, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आपको याद रखना है कि 10/7 GH आएगा स्क्वायर रूट में, जो उनकी नीचे आने पर उसकी जो वेलोसिटी आएगी। बाकी आपको कैलकुलेशन दिख रहा है कैसे हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपको ने कभी देखे एग्ज़ाम से पहले, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको स्किप ही करना पड़ेगा। और मेरा प्रयास ये है इस बार कि कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो अननोन रहेगा। बाकी वाइट बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं पूरा आपको अच्छे से समझाता, लेकिन फ़िलहाल कोऑपरेट करो और कुछ चीज़ें लर्न भी कर लो। 10c की n बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तब दोनों बड़ी वाली बूंद और छोटी बूंद में संचित ऊर्जा का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को 3 तरीक़ों से फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। या तो उनकी कैपेसिटेंस यानी कि धारिताओं का अनुपात पूछा जाएगा, तब ऑप्शन बी हो जाएगा, या उनके पोटेंशियल का अनुपात हो जाएगा, तब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर 2/3 कर दें यहाँ पे पोटेंशियल का हो जाता है। और जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी है। लेकिन हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, अगर आप अभी ध्यान से समझ लोगे तो फिर कुछ भी रहेगा। अगर 64 बूंदें होंगी, 27 बूंदें होंगी, देख के क्लिक करोगे। बस आपको छोटी सी एक बात यहाँ पे एक लॉजिक समझना है कि जो वॉल्यूम होगा, बड़ी बूंद का वॉल्यूम होगा, जो उसका हम बड़ी बूंद के लिए बड़ी रेडियस आर, बड़ा आर मान लेते हैं, तो वो वॉल्यूम इक्वल होगा छोटी बूंदों के पाई आर क्यूब। अब छोटी कितनी थी, एन, तो एन आगे लगा दिया। यही हमें समझना था, यानी कि जो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो आएगा वो n की पावर 1/3 आएगा। जिसने भी इतना समझ लिया वो अब तीनों में से कोई भी रेशियो निकालेगा। अब ध्यान से देखना कैसे निकलेगा। आई होप ये आपको आ गया होगा ये कैसे आया। ठीक है, n की पावर 1/3। अब देखो अगर नहीं समझ में आया तो दोनों साइड क्यूब करोगे तो यही मिल जाएगा जो इनिशियली लिखा हुआ है। ठीक है, 1/3 का क्यूब करोगे तो n सिंपली n मिल जाएगा। अब देखो ये रेशियो आप अपने दिमाग में रखना। अब जैसे सपोज धारिताओं का अनुपात पूछा गया, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C1/C2। फॉर्मूला होता है 4πε0 r बटे 4π छोटी बूंद के लिए ε0 छोटी स्मॉल आर। अब इन दोनों का रेशियो हमने अभी निकाला n की पावर 1/3। तो अगर धारिताओं का पूछा जाता तो फिर सिंपली बी ऑप्शन हो जाता। सिमिलरली अगर पोटेंशियल का पूछता तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। ध्यान से देखना, 1/4πε0 बड़ी आर ऊपर लिख देते हैं, नीचे छोटी बूंदों के लिए छोटी आर, यहाँ बड़ा क्यू नीचे छोटा क्यू। तो यहाँ से ये तो सब कट जाएगा। पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, Q/Q इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, क्योंकि आर नीचे था तो ये स्मॉल वाला ऊपर जाएगा। इतने से ही तो हमें पोटेंशियल का मिल जाएगा। अब स्मॉल क्यू बटे कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू कितना, n हो जाएगा, क्योंकि बड़े क्यू पे जो चार्ज होगा वो n गुणा छोटे क्यू के बराबर हो जाएगा, क्यू से क्यू कट के, यानी कि क्यू और क्यू का रेशियो n इंटू। अब इसका जो रेसिप्रोकल है उसका हमें n की पावर 1/3 है, तो अगर छोटी आर ऊपर हो गया तो n की पावर -1/3 हो जाएगा। जब इनको हम गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 1 कम 3 में से 1 गया, 2/3 आ गया। तो पोटेंशियल का रेशियो जो होगा वो n की पावर 2/3 अनुपात 1 हो जाएगा। यानी कि अगर पोटेंशियल का पूछता तो फिर इसमें 2/3 होता तो फिर डी हो जाता। लेकिन इसमें एनर्जी का पूछा है तो सी होगा, क्यू होगा। ध्यान से समझना, अब तो तीनों याद भी हो जाएंगे आपको। पहले मैं समझा दूँ कि एनर्जी का सी क्यों होगा। कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q²/2c होता है। तो बड़ी के लिए बड़ा क्यू लिख लेते हैं, C1 कर लेते हैं, बटे इसके लिए छोटा Q²/2c2 कर लेते हैं। अब देखो यानी कि Q/Q का होल ऑफ स्क्वायर इंटू C2/C1, यही तो हो जाएगा आपका एनर्जी का रेशियो। ये आपको समझा रहा हूँ, बाकी आज के बाद आपको याद होने चाहिए। अब Q/Q क्या होता है, n, और उसका स्क्वायर है तो ये n² हो जाएगा इंटू C1/C2 हमारा क्या था, n की पावर 1/3, लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो n की पावर -1/3 हो जाएगा।
अब इसको जब करोगे तो 3 दूना 6 में से क्या 5/3, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी है। लेकिन अब आपको इन फ्यूचर इतना करने की नीड नहीं होगी। अब सपोज इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आया कि 64 छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉप्स को मिलाकर एक बिगर ड्रॉप बनाई गई है, तो उनकी कैपेसिटेंस का रेशियो बताओ। तो आपको केवल देखना है 64 है, चलो कैपेसिटेंस के लिए ये होता है n⁻1/3, यानी कि 64 का क्यूब रूट लेंगे 4 आएगा, तो 4:1 हो जाएगा उसका। किस ऐसे ही मान लो कहता है 27 बूंदें हैं, उनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई, उनकी कैपेसिटेंस, तो 27 का क्यूब रूट लेंगे कितना आएगा 27 का 3, तो 3:1। सिमिलरली आपका पोटेंशियल पूछा जाता तो यहाँ पे 2/3:1 हो जाता। ऐसे ही अगर आपसे एनर्जी का पूछा जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। अगर ये तीनों ही चीज़ें आपको याद है तो आप देख लेना, एग्ज़ाम में आपका टाइम सेव होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जिसके जो आगे फर्दर पेपर होगा वो अच्छा जाएगा। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ एज 20 मिनट है। इसको 2/3 डिके होने में T2 टाइम लगता है और 1/3 डिके होने में T1 टाइम लगता है। तो जो टाइम का डिफरेंस है वो क्या है? ये क्वेश्चन विलक्षण प्रतिभा वाला है, समझते हो ना। तो ये मतलब इन जनरल ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, लेकिन अगर सेम डेटा के साथ आ गया तो आप लक्ष्य एयरफोर्स के वॉरियर हो। आपको 20 मिनट क्लिक कर देना है। कैसे? आपको साइड में एक्सप्लेनेशन भी दिख रही होगी, एक बार पॉज करके उसको देख लो एक ग्लिम्स। बाकी लॉगरिथम्स लेके, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी अगर आ जाता है तो सेम डेटा के साथ अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको 20 मिनट क्लिक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। यही एक पहचान होती है एक जीनियस बच्चे की। अब देखो, बड़ी जी की डायमेंशन फाइंड करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर बच्चा कर लेगा। लेकिन 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक जो इसको फाइंड करने बैठ जाएगा, दूसरा जिसको एक चीज़ अगर ऑप्शन एलिमिनेशन पे थोड़ा जाना होता है कि हमें पता है कि जो जी की बीमा होती है उसमें पूरी याद नहीं, लेकिन हमें ये तो पता था कि L³ आता है। अब L³ ऐसे नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑटोमेटिक यही हो गया। वैसे आपको याद हो ये बीमा, क्योंकि ये बीमा हर पेपर में आती है। एयरफोर्स में ये बीमा कई बार हम लोग इतना हाई लेवल पढ़ के चले जाते हैं और वहाँ पे पूछ देता है 1 किलोवाट में कितने, 1 हॉर्स पावर में कितने जूल होते हैं, 746 जूल। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, उन्हीं में ये बड़ी जी की डायमेंशन, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। अगर इसको आप लर्न करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में गलत होगा, चांसेस हैं 90% की गलत कर दोगे, क्योंकि ऑप्शन इतना क्लोज होते हैं। लेकिन आपको समझ लेना है अगर, तो फिर वहाँ पे थोड़ा पेपर वर्क करके आप कर लोगे। 1 किलो वाट को वाट में बनाया तो 10⁻³ से गुणा कर दिया, ठीक है, ये तो वाट बन गया सिंपली। अब वाट क्या होता है? P = W/T, यानी कि W मतलब जूल, यानी कि जूल/सेकंड होता है। वाट का मात्रक हमने लिख दिया, इनटू घंटा को भी सेकंड बनाना है, तो 1 घंटा = 60 मिनट और 1 मिनट = 60 सेकंड। तो ये इतने सेकंड होगा 1 घंटा में। अब देखो सेकंड से सेकंड कट गया तो इतने जूल आ गया। अब बस इसको देख लो कितने जूल है, 36। देखो पावर 3 और पावर 4 5, 36 × 10⁵ है, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन 3.6 करेंगे तो ये ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3.6 × 10⁶। धातु के बने R, 2R और 3R त्रिज्या वाले 3 खोखले मतलब हॉलो सकेंद्री मतलब कोसेंट्रिक गोलों को कितना चार्ज दिया गया? Q1, Q2, Q3 आवेश दिए जाते हैं। तीनों गोलों की आउटर जो सरफेस है उन पे जो आवेश घनत्व है, चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तब दिए गए आवेशों का अनुपात क्या होगा? देखो आज कुछ मुझे लग रहा है मॉडरेट हो गए हैं क्वेश्चन से, चलो कोई ना। एक बात और बता दूँ, इजी चीज़ें बहुत हमने कर ली हैं। अब 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 10 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका सिलेक्शन इंश्योर करती हैं। जो टर्निंग पॉइंट होता है वही 10 क्वेश्चन होता है। तो जो रियल रेस है, जो रियल फाइट है, वो उन 15 क्वेश्चन की नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा स्ट्रेटजी में। तो जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये टफ़ हो रहे हैं तो टफ़ नहीं हो रहे हैं, ट्रस्ट में, अगर इन पे ही तो कमांड करनी है हमें। अब देखो यही चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमें स्किप करनी पड़ जाती हैं। अब देखो वैसे तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको याद करा दी हैं, 2-3 चीज़ें एक ही वीडियो में याद हो गई हैं, लेकिन तो फिर भी एक चीज़ चलो और चलते चलते देख लेते हैं। अब आपको एक फिगर दिख रहा है, उस फिगर में देखो जो सेकेंड सर्कल है उससे एसोसिएटेड जो चार्ज है वो Q1 Q2 होगा, जो थर्ड है उससे Q1 + Q2 + Q3 होगा, ठीक है। शायद ऐसा 2 सर्कल वाला मैंने क्वेश्चन 2 स्फीयर वाला कराया था, लेकिन ये 3 वाला भी देख लेते हैं। अब आपको देखो कैलकुलेशन में आगे देखो, जो आपका चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है? Q/4πε, Q बटे एरिया होता है, चार्ज बटे एरिया। अगर चार्ज यहाँ से देखें, अगर कैलकुलेशन देखना, अगर वो चार्ज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू उसका एरिया 4πr²। अब देखो सिमिलरली पहले की रेडियस r है, दूसरे के पहले के ऊपर दूसरा गोला है तो दूसरे की रेडियस 2r होगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4r² होगा। सिमिलरली तीसरे की रेडियस पूरी एसोसिएटेड 3r होगी, उसका स्क्वायर करेंगे, एरिया निकालेंगे, 4πr² करेंगे तो r² मतलब 3r का स्क्वायर। सिमिलरली हमने ये कैलकुलेट किया और पूरा आप देख सकते हो। बाकी आप ग्रुप एक्स के एस्पायरेंट हो तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ,
1 3 5 मैंने जब देखो उस टाइम पे भी मैंने इसको क्वेश्चन को करा था, तो मैंने क्या याद कर लिया था, इसको रिलेट कर लेना जब 3 वाला क्वेश्चन आएगा, ये डेटा यही रहने वाला है, बस ये दिमाग में हिट हो जाए कि ये 2 वाला है या 3 वाला है। जब 3 उसके 3 को सेंट्रिक गोले होंगे, तो फिर आप दिमाग में एक चीज़ लाना, क्लोज आर्गन पाइप। जो क्लोज आर्गन पाइप होता है उसमें ऑड हार्मोनिक होते हैं 1 3 5 के अनुपात में। तो ये मेरी बात अगर हिट हो जाएगी एग्जाम में तो बहुत अच्छा रहेगा, और सीधा आप 1 3 5 क्लिक कर देना। क्या कर देना? 1 3 5। वैसे मैंने बता दिया कैसे हुआ है, इतना कैलकुलेट करने का वहाँ पे टाइम नहीं होता है, लेकिन स्टिल अगर आ जाता है। और एक बात और बता दूँ, ये इसका 91 पार्ट है। मेक श्योर कि आपने जो 90 पार्ट है इससे पहले के, वो जाके वीडियोज़ में ढूंढ के अच्छे से देख लिए होंगे, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आप देख लेना एज इट इज़ मिलने के चांसेस रहेंगे। ये थोड़ा अगर मॉडरेट हो गया है तो फिर बताना, फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी यही करा सकता हूँ कि किस वेव का वेवलेंथ, किस कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, किसका मिनिमम होता है, किसका जो डेविएशन है वो मैक्सिमम और मिनिमम होता है। लेकिन वो चीज़ें मैं करा रखा हूँ, तो आई होप आप उनको रिवाइज़ करोगे। ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट क्या होता है कि उन चीज़ों को आप रिवाइज़ करो और कुछ नया सीखने की कोशिश करो, क्योंकि सिलेक्शन यही चीज़ें इंश्योर करेंगे आपका, जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो अपने सीनियर से जाके पूछो, जो पेपर दे चुके हैं 1 2 बार, अगर आप बिगिनर हो, और बाकी जो सीनियर है वो जान